मैं कहता हूं अगर वक्फ बोर्ड के पास अपनी जमीनों का रिकॉर्ड मौजूद नहीं तो वक्फ बोर्ड उन जमीनों को लाया कहां से? उनका रिकॉर्ड क्या आसमान निकल गया, जमीन खा गई? कहां है उनका रिकॉर्ड? बताता क्यों नहीं है वक्फ बोर्ड? आप हैदराबाद में जाइए, जाके सर्वे कर लीजिए, अगर ओवैसी के लोगों के पास सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की कब्जा की नहीं हुई तो मेरे ऊपर मुकदमा कर। यूथ बच्चों, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में क्यूआर कोड दे करके पूरे मुल्क में ऐसे नफरत फैलाई, कब्रिस्तान छिनेंगे, मस्जिद छिन जाएगी। अरे भाई वही जो सीए में किया इन्होंने, नागरिकता छिन जाएगी, फलाना हो जाएगा, और बड़े बड़े वो बनाए, क्या बताते थे, कैंप बना दिए गए, मुसलमानों को उनमें रखा जाएगा, लाखों के हिसाब से तैयार किए गए हैं। ना वो कहीं कैंप दिख रहे हैं, डिटेंशन सेंटर दिख रहे हैं, ना आज तक मुझे किसी का फोन आया पूरे देश में कि साहब सीए के नाम पर मुझे उठा के यहाँ डाल दिया गया। समाजवादी का चेयरमैन रहे, वो लंबे टाइम से टिके हुए हैं उत्तर प्रदेश में, अभी भी वो साठ गांठ करके बैठे हुए हैं। वो आजम खान के और किस किस के सारे रिश्तेदारों को तो जमीन बांटी हुई है। उत्तर प्रदेश में सीबीआई जांच हो जाए तो पता चल जाएगा आपको। दिल्ली में अमानतुल्लाह वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना, ओखला के 70 लड़के नौकरी पर रख लिए थे, जाके एलजी साहब ने निकाले, इससे पहले एलजी जो थे उन्होंने निकाला सबको बाहर और सीबीआई जांच बैठाई उस पर। भाई जाहिर सी बात है, जो रोहिंग्याई है, बांग्लादेशी है, बर्मी है, जो सरहद कूद कूद के चोरी डकैती कर रहा है यहाँ करके, उसको तो हमारा मुल्क कोई आश्रम तो है नहीं है कि जो यहाँ सब आकर के पड़ जाएंगे। या तो वो अक़वाम मुत्तहिदा का कार्ड लेकर के आए, मुहाजिर बन करके आए, एक नंबर में आए, या फिर वो जो है यहाँ से दफा हो, अपना भागे। उसके लिए तो सरकार काम करेगी और पाबंद है सरकार इस बात की। वक्फ बिल जो जिसका रूल अभी है या फिर संशोधन के बाद एक आम मुसलमान की जिंदगी में क्या बदल जाएगा, जिसके बाद इतनी सारी जमीनें, रेलवे और डिफेंस के बाद अगर सबसे ज्यादा जमीन किसी के पास है तो वो वक्फ बिल के पास है। आम मुसलमानों की जिंदगी में इसके क्या असर पड़ेगा, जो आम मुसलमान सड़क पर उतरे इसके? देखिए, आम मुसलमान की जिंदगी में इस पर कोई असर नहीं पड़ा जी। पहले 70 सालों में। मुझे याद है कि 54 में शायद वक्फ लाया गया था और अब 70 साल पूरे हो चुके हैं तकरीबन। इन 70 सालों में लाखों एकड़ जमीन राजेंद्र सच्चर कमेटी बता रही है, और खुद ये जितने भी वहां धरना प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, असदुद्दीन ओवैसी से लेकर के मदनी साहब तक, सब कह रहे हैं कि लाखों एकड़ जमीन है हमारी जिसको सरकार हड़प करना चाहती है। 2-3 छोटे छोटे से सवाल मैं आपके चैनल पर छोड़ देता हूं, लोग कमेंट में जवाब दे देंगे, आप भी पढ़ लेना, मैं भी पढ़ लूंगा। वो ये है कि क्या लाखों एकड़ जमीन इन 70 सालों में इसी जमीन पर थी, ये जमीन से कहीं उठ करके चली गई थी? जो इस कौम को इन 70 सालों में उस लाखों क्या हजारों एकड़ जमीन का भी इस कौम को तो कोई फायदा नहीं हुआ। न इस कौम की किसी बेवा को फायदा हुआ, न इस कौम के किसी यतीम मिस्कीन को फायदा हुआ, न इस कौम के किसी बच्चे को पढ़ाया गया, न तालीम दी गई वक्फ बोर्ड के जरिए, न कोई हॉस्पिटल खोला गया वक्फ बोर्ड के जरिए। कोई एक काम वक्फ बोर्ड बताए 70 सालों में, किसी भी स्टेट का वक्फ बोर्ड एक लिस्ट जारी करे और बताए मीडिया के जरिए देश के मुसलमानों को कि ये स्कूल हैं, ये हॉस्पिटल हैं, ये मदरसे हैं जो हम चला रहे हैं, सिवाय ये कि वो चंद इमामों को तनख्वाह देते हैं, चंद मुअज्जिनों को तनख्वाह देते हैं। ये वक्फ बोर्ड का काम नहीं, ये कौम का काम है। कौम अगर नमाज पढ़ना जानती है तो वो अपने इमामों को तनख्वाह दे, वो अपने मुअज्जिनों को तनख्वाह दे। वक्फ बोर्ड की जो जमीन दान की गई थी शरई हैसियत के हिसाब से, वो किसी यतीम के लिए, किसी बेवा, लाचार, बेबस, मिस्कीन, माजूर, गरीब और जिनके हाथ नहीं, पैर नहीं, कोई सहारा नहीं, मजलूम, ऐसे लोगों के लिए की गई थी कि उनके लिए छोटे छोटे हॉस्पिटल्स खुले हैं, डिस्पेंसरियां खुले, नर्सिंग होम खुले, और उन माँ बहनों को वजीफा मिल जाए, घर उन यतीम बच्चों की तालीम। इसके लिए दान करने वाले ने प्रॉपर्टी दान की है, इसके लिए नहीं की है। हो रहा है वैसा वक्त। मैं कह रहा हूं 70 सालों में अगर हुआ है तो इन मुसलमानों को अपने गिरमान में झांक कर शर्म करना चाहिए ना। भाई बताए ना, जो ये अब जंतर मंतर पर आकर बैठा है हजारों मुसलमान, और ये मुस्लिम लीडरशिप इसको लाई है, क्या 70 सालों में इस लाखों एकड़ जमीन के लिए मुसलमान ने कभी मंथन किया है? कभी नहीं किया है। और जितने वहां लीडर आए हुए थे, ओवैसी से लेकर मदनी साहब तक, सब तो वक्फ बोर्ड की जमीनों पर बैठे हुए हैं। आप आईटीओ जाइएगा, जमीयत उलमा हिंद के 2 दफ्तर हैं, पुलिस हेडक्वार्टर के बराबर में और दूसरी तरफ है, दोनों के कागज निकलवा लीजिए। अगर दोनों वक्फ बोर्ड की जगह में ना हो, दिल्ली वक्फ बोर्ड की जगह, तो मेरे ऊपर मुकदमा कर दीजिए, मैं फिर मुकदमा, कोई बात नहीं। मैं दावे के साथ कह रहे हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मेरे ऊपर मुकदमा कर दीजिए। आप हैदराबाद में जाइए, जाके सर्वे कर लीजिए, अगर ओवैसी के लोगों के पास सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की कब्जा की नहीं हुई तो मेरे ऊपर मुकदमा कर दीजिए। तो जितने भी ये लोग हैं, उस आम मुसलमान को इमोशनल कार्ड खेल करके, ब्लैकमेल करके, इमोशनल ब्लैकमेल मजहब के नाम पर करके जंतर मंतर पे लाया गया ना। उस मुसलमान का 70 सालों में कोई भला हुआ, और जिस तरह वो बोर्ड इस हालत में है ना, इस तरह कोई भला होने वाला नहीं। इन चंद लीडरों का भला हुआ है और इन्हीं का होता रहेगा, जबकि दान वो गरीब मिस्कीन के लिए की गई है, दान वो जो है वो कौम के लिए की गई है, इन मुस्लिम लीडरशिप के लिए, इन बड़े बड़े मौलानाओं के लिए, इन एमपीज के लिए, इन बड़े बड़े दफ्तरों के लिए वक्फ बोर्ड की जगह दान नहीं की गई थी।
नहीं तो वो लोग अब ये भी कह रहे हैं ना, कई सारे नेता, कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो आपकी मस्जिदें तोड़ी जाएंगी, आपके दरगाहों को तोड़ा जाएगा। देखिए, वक्फ बोर्ड में जितनी दरगाहें हैं, जितनी मस्जिदें हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं। जी। सरकार के पास उनका रिकॉर्ड मौजूद होगा, चूंकि वक्फ बोर्ड तो सरकारी इदारा है। जिसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं तो इसका मतलब वो चोर खाता है। जिसका, चूंकि ये हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है कि इसमें पूरे मुल्क में, मैं आपको एक बता रहा हूं कि जमीन के मामलात में इतना शानदार इतिहास इस मुल्क का है कि एक गज जमीन का भी रिकॉर्ड है। लोग पाकिस्तान गए, अमेरिका गए, कहां गए, कौन गया, छोड़ के गया, रिकॉर्ड मौजूद होता है सरकार के पास सारा। मैं कहता हूं अगर वक्फ बोर्ड के पास अपनी जमीनों का रिकॉर्ड मौजूद नहीं तो वक्फ बोर्ड उन जमीनों को लाया कहां से? उनका रिकॉर्ड क्या आसमान निकल गया, जमीन खा गई? कहां है उनका रिकॉर्ड? बताता क्यों नहीं है वक्फ बोर्ड? और अगर वक्फ रिकॉर्ड है तो जाहिर सी बात है वक्फ बोर्ड से उसको कोई छीन नहीं सकता। वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट जो लाए जा रहे हैं कि उसमें डीएम का इन्वॉल्वमेंट हो या दूसरी और चेंजिंग हो, सिर्फ वो इसलिए लाई जा रही है ताकि शासन प्रशासन का पूरा अमल दखल रहे। बता रहे कि एक तो वक्फ बोर्ड के साथ इतना बड़ा जुल्म है कि आप चांदनी चौक में फतेहपुरी जैसी जगह पर जाइए, वक्फ बोर्ड की जगह का किराया बराबर की दुकान अगर किसी प्राइवेट आदमी की है तो वो 1 लाख रुपए किराया ले रहा है, और बराबर में वक्फ बोर्ड की दुकान है तो वो 500 रुपए में गई है किराए पर। तो क्या जुल्म की बात है? कह रही है कि जो रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए था वक्फ को, वो उतना अमाउंट जनरेट नहीं हो पा रहा। अरे भाई, भिख मंगा है, चोरों का अड्डा, बिल्कुल गुंडा बदमाशों का अड्डा है, बिल्कुल माफियाज का अड्डा बना हुआ है। भीख बिल्कुल मांग मांग करके खाता है वक्फ बोर्ड। 70 सालों में, ये भी चैलेंज है मेरा, कोई एक स्टेट मुझे बता दो आप, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर से लेकर के केरला तक, जिस वक्फ बोर्ड ने बगैर स्टेट के ग्रांट दिए हुए, सरकार के बगैर सेंट्रल सरकार के ग्रांट दिए हुए, वहां अपने वक्फ बोर्ड के मुलाजिमों को तनख्वाह भी दी, तनख्वाह नहीं दे सकता। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इमामों को 13 महीने में तनख्वाह दी है अभी एलजी साहब ने। तो जिस वक्त, और बात करते हैं अब दिल्ली में कितनी प्राइम लोकेशन में मैं बता रहा हूं जमीनें हैं, और हजारों एकड़ जमीनें दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास है, और उसके बावजूद सरकार ग्रांट देगी तो इमामों को तनख्वाह मिलेगी। जिस बेवा के लिए वो जमीन दान की गई है उसको 2000 रुपए का वजीफा देते हो, और जो मुलाजिम उसको वजीफा देने के लिए तुमने रखा उसकी 70,000 रुपए तनख्वाह। यार क्या जुल्म की बात है, क्या बिल्कुल हद कर दी है तुम लोगों ने। 70 सालों में वक्फ बोर्ड को खोखला किया गया, खत्म किया गया, इन्हीं कांग्रेसी नेताओं के जरिए, इन्हीं मुस्लिम लीडरशिप के जरिए, इन्हीं समाजवादी वालों के जरिए, इन्हीं बसपा वालों के जरिए। आज उसमें इनको लग रहा है कि वक्फ बोर्ड में चेंजिंग आएगी, संशोधन होंगे, कानून आएगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, डीएम की नजर में होगा सब कुछ। अच्छा एक बात मुझे बताइए जी। मैं पश्चिमी यूपी से आता हूं, अगर मेरे डिस्ट्रिक्ट में कोई वक्फ बोर्ड का झगड़ा है तो उसको लेकर के मैं लखनऊ जाऊंगा और वक्फ ट्रिब्यूनल में उस झगड़े को लड़ूंगा। मैं गरीब आदमी हूं, मजदूरी करता हूं, कितनी बार साल में लखनऊ जा सकता हूं? बिल्कुल 2 बार, 1 बार, 3 बार। और एक माफिया जो जमीन को कब्जा करना चाहता है वो हर हफ्ते जा सकता है, वो तो पैसे वाला है, क्योंकि उस जमीन को करप्शन करना है उसको। क्यों नहीं फिर डीएम का इन्वॉल्वमेंट उसमें होना चाहिए कि मैं भी और वो माफिया भी जाके डीएम के पास जाएं और उस जमीन का रिकॉर्ड हो। जब सारी रेवेन्यूज की लड़ाइयां डीएम के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ लड़ी जाती हैं तो वक्फ बोर्ड क्यों ट्रिब्यूनल जाता है, लखनऊ क्यों जाना पड़ता है, या किसी भी स्टेट में उसी कैपिटल क्यों भागना पड़ता है उसको? क्या मुसीबत है? क्या डीएम कोई खा जाएगा उस जमीन को? कह रहे हैं कि अगर डीएम को पावर मिल गया तो सरकार जिसकी है डीएम उसी की बोली बोले। तो अभी क्या हो रहा है वक्फ बोर्ड में? जिसका चेयरमैन रहा, समाजवादी का चेयरमैन रहे, वो लंबे टाइम से टिके हुए हैं उत्तर प्रदेश में, अभी भी वो साठ गांठ करके बैठे हुए हैं। वो आजम खान के और किस किस के सारे रिश्तेदारों को तो जमीन बांटी हुई है। उत्तर प्रदेश में सीबीआई जांच हो जाए तो पता चल जाएगा आपको। दिल्ली में अमानतुल्ला वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना, ओखला के 70 लड़के नौकरी पर रख लिए थे, जाके एलजी साहब ने निकाले। इससे पहले एलजी जो थे उन्होंने निकाला सबको बाहर, और सीबीआई जांच बैठाई उस पर, और सारे रिश्तेदारों को क्या क्या किया गया। तो वो तो जहां जाओ वैसे ही है। और डीएम कम से कम सरकारी मुलाजिम होता है, वो रूल रेगुलेशन को नहीं तोड़ेगा, क्योंकि उसको नौकरी करनी होती है और वो सरकार का पाबंद होता है। और सरकारें भी बदलती रहती है, कोई हमेशा बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी। और डीएम भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि डीएम जो है उसके हाथ कानून से बंधे हुए होते हैं, चेयरमैन के हाथ कानून से बंधे हुए नहीं होते। वो तो एक पॉलिटिकल पावर है जिसको चाहे पैसे लेके लिख दिया। डीएम के हाथ कानून से बंधे हुए रहेंगे तो डीएम की निगरानी में वक्फ की सुरक्षा जितनी हो सकती है और किसी की निगरानी में इतनी नहीं हो सकती। हिंदू का कमेटी में होना, इस तरह के कई संशोधन जो लाए, 14-15 कितने पॉइंट है उन पर बातचीत हो रही है। कोई एक भी पॉइंट मैंने एक बात और रखी है। मैंने कहा अगर आपको लड़ना है मुस्लिम संगठनों को सरकार से बात करें, उसके लिए जेपीसी का गठन हुआ था,
सबकी सुनी गई है। फिर जेपीसी भी उन्हीं की बोली बोल चलो कोई बात नहीं, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सबके दरवाजे खुले हुए हैं। आप मेल डालिए, चिट्ठी लिखिए, फोन कीजिए, टाइम लीजिए, जाके मिलिए। आप जंतर मंतर पर रमजान के पाक महीने में हजारों मुसलमानों को लाकर क्या करना चाहते हैं? और फिर मैं तो समझता हूं आप तो विपक्ष के हाथों खेल रहे हैं। वहां समाजवादी का स्पोक्स पर्सन, ममता बनर्जी का स्पोक्स पर्सन और न जाने कितनी पार्टियों के नेता वहां तकरीर कर रहे हैं और सरकार को ललकार रहे हैं। या तो मुस्लिम लीडरशिप ये तय कर ले कि हमें विपक्ष में रहना है, विपक्ष के साथ, या ये तय कर ले कि हमें वक्फ बोर्ड में या इस तरह के जितने भी और मामलात हैं उसमें सरकार से हमें मदद लेनी है, सरकार से बातचीत करनी है, सरकार से डायलॉग करना है। दोनों में से एक ही रास्ता चुन सकते हो आप, दोनों रास्ते नहीं चुन सकते। सरकार से डायलॉग भी हो और विपक्ष के कंधे पर आप बंदूक रख के चलाओ, या विपक्ष तुम्हारे कंधे पर बंदूक रख के चलाए, तो ये गलत बात है। मैंने मुसलमानों से यही अपील की थी उस दिन भी और लगातार कर रहा हूं कि कम से कम वो मुस्लिम लीडरशिप के चेहरे को ही पहचान ले कि अगर वो सरकार से बात करना चाहते हैं तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर राष्ट्रपति तक, प्रधानमंत्री से लेकर होम मिनिस्टर तक बहुत रास्ते हैं सरकार से बात करने के। ये पाबंदी होनी चाहिए थी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रोग्राम है, मुस्लिम संगठन के अलावा कोई सियासी पार्टी इस प्रोग्राम में नहीं आएगी, झगड़ा हमारा और सरकार का है। अरे भाई, मैं समझता हूं विपक्ष ने ही प्रोग्राम कराया है, विपक्ष ने ही प्रोग्राम कराया है। और मैं देख रहा हूं फिर उसके बाद जिस तरह की बाइकआउट राजनीति हो रही है, तो शाहीन बाग जैसा आंदोलन होगा। हाँ, वो भी देख रहा हूं। और फिर मैं अपने को देख रहा हूं, उनका पटना में फिर है, चूंकि मैं वक्त पर हिमायत कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं मेरे साथ क्या किस तरह के हालात हैं और मैं किस तरह की चीजों से गुजर रहा हूं। इतनी बुनियादी चीजें हैं, अगर मैं आपके चैनल पर जिक्र करूंगा तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। इतनी बुनियादी चीजें खराब हो चुकी हैं। मैं समझता हूं कि जिस तरह की घटिया राजनीति इंसानियत से गिर करके हो रही है वो बिल्कुल बेकार की बात है। हमें सरकार से तय कर लेना चाहिए कि हमें सरकार से बातचीत करनी है, चाहे वो लड़के करनी है, मशवरे से करनी है, सलाह से करनी है, प्यार से करनी है। अपनी बात पहुंचाने का माध्यम है। पहले आपने मुल्क में नफरत फैलाई, क्यूआर कोड 10-10 साल, 15-15 साल के यूथ बच्चों, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में क्यूआर कोड दे करके पूरे मुल्क में ऐसे नफरत फैलाई, कब्रिस्तान छीनेंगे, मस्जिद छिन जाएगी। अरे भाई, वही जो सीए में किया इन्होंने, नागरिकता छिन जाएगी, फलाना हो जाएगा, और बड़े बड़े वो बनाए, क्या बताते थे, कैंप बना दिए गए, मुसलमानों को उनमें रखा जाएगा, लाखों के हिसाब से तैयार किए गए हैं। ना वो कहीं कैंप दिख रहे हैं, डिटेंशन सेंटर दिख रहे हैं, ना आज तक मुझे किसी का फोन आया पूरे देश में कि साहब सीए के नाम पर मुझे उठा के यहाँ डाल दिया गया। भाई जाहिर सी बात है, जो रोहिंग्याई है, बांग्लादेशी है, बर्मी है, जो सरहद कूद कूद के चोरी डकैती कर रहा है यहाँ करके, उसको तो हमारा मुल्क कोई आश्रम तो है नहीं है कि जो यहाँ सब आकर के पड़ जाएंगे। या तो वो अक़वाम मुत्तहिदा का कार्ड लेकर के आए, मुहाजिर बन करके आए, एक नंबर में आए, या फिर वो जो है यहाँ से दफा हो, अपना भागे। उसके लिए तो सरकार काम करेगी और पाबंद है सरकार इस बात की कि अपने देश की सुरक्षा के लिए और जो हमारे अधिकार खाएगा बाहर से आकर के, उसके लिए सरकार को जागरूक होना चाहिए। सीए में किसी हिंदुस्तानी की नागरिकता नहीं गई और वही शाहीन बाग और पूरे मुल्क में इन्होंने हंगामा किया। वही सूरत हाल इन्होंने अब पैदा कर दी है, मस्जिदों के नाम पर, कब्रिस्तान के नाम पर, मजहब के नाम पर। बहुत गलत बात है, नफरत को बढ़ावा देने वाली बात है। इससे देश टूटेगा, समाज टूटेंगे, नफरतें बढ़ेगी और आपस में प्यार मोहब्बत की दीवार खत्म होगी। मैं अपील करूंगा कि इस तरह की हरकतों से मुस्लिम लीडरशिप बाज आए, विपक्ष के बहकाए ना आए। सरकार बहुत शानदार चल रही है, मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है। बहुत गरीबों का, ये मिस्कीनों का, बहुत वंचित शोषित लोगों का सोचने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं। उनके साथ खड़े हों। अगर कोई बात है भी मन में तो उनसे रखें, वो सबकी सुनते हैं, सबसे बात करते हैं, सबको आगे बढ़ाने का उनका मन है। ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं कि जो पायदान पे सबसे पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको बढ़ाने का मन है। तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर के सदियों में कोई आता है तो मेरे ख्याल हम लोगों को सहयोग करना चाहिए और नफरत की राजनीति खत्म करनी चाहिए।